हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं और इसमें सामाजिक अध्ययन जो है सब्जेक्ट का नाम है और पेपर की बात करें तो पेपर नंबर जो है 5 है। इसमें जो आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेट में 2016 से लेकर 2030 तक के जो है प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और इसमें जो है राजन सीरीज 2025 से जो है क्वेश्चन लिया गया है और इसमें जो है सभी लघुत्तरीय प्रश्न जो है हम लोग करने वाले हैं और इसके पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें और अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो है पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग जो है 30 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 31 नंबर से देखने वाले हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसमें दिया है 31 नंबर में कि श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के कोई दो गुण लिखिए। ठीक है, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को जो है आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है इसको नियंत्रित किया जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख गुण निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से गुण? जैसे मुद्रा की पूर्ति करना, तो देश के व्यापार, उद्योग और कृषि के लिए जो है भारी मात्रा में साख और नगद मुद्रा की पूर्ति जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है, सफलतापूर्वक इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति का जो सफलतापूर्वक ये आरबीआई के द्वारा जो है किया जाता है। और उसके बाद में अगर सेकंड की बात करें तो ब्याज दरों में जो है स्थिरता। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में स्थिरता लाने के लिए जो है प्रयत्न किए हैं, जिसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली है और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव बड़ी सीमा तक जो है रुक गया है। उसके बाद में यहाँ पे इसके बारे में केवल 3 ही पूछा है ना, कहा 2 गुण बताइए, अथवा करके ये है नहीं, 2 गुण बताइए। ठीक है, उसके बाद में अनुसंधान तथा प्रकाशन का कार्य, अनुसंधान और प्रकाशन का कार्य। रिजर्व बैंक के अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्हें बैंक के द्वारा समय समय पर जो है प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों का अध्ययन सरकार हेतु ही नहीं बल्कि प्रधानाध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अर्थशास्त्रियों के लिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। बैंकिंग व्यवस्था को जो है सुदृढ़ बनाना, जैसे देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत, संगठित तथा कार्यकुशल बनाने के लिए जो है रिजर्व बैंक का विशेष योगदान रहा है और अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ने बहुत सी बैंकों को जो है समय समय पर टूटने से बचाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई को क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो है कुछ कमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे आपका हो गया पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ठीक है, ये सभी जो है ये कमर्शियल बैंक होते हैं, ये कमर्शियल बैंक होते हैं जिससे जो है डायरेक्ट जो जनता होती है वो ऋण लेती है। ठीक है, ब्याज दरों पर। और ये जो पीएनबी बीओबी ये सभी सार्वजनिक बैंक है, सार्वजनिक बैंक है। ठीक है, तो सार्वजनिक बैंक क्या होता है कि ये जो है आरबीआई के, अगर इसके पास जो है पैसे की कमी हो गई तो ये आरबीआई से जो है ऋण पे जो है पैसा ले लेता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल बैंक हो गया आपका आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ने बहुत सी बैंकों को समय समय पर डूबने से बचाया है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंतिम ऋणदाता आरबीआई को क्यों कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर में दिया है कि मौद्रिक तथा साख नियंत्रण। मुद्रा तथा साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों को जो है समय समय पर प्रयोग करके रिजर्व बैंक देश में साख नियंत्रण को जो है प्रभावी बनाता रहा है, जिससे मुद्रास्फीति एवं मंदी को जो है रोकने में सरकार को सहायता मिलती है। उसके बाद में 6 नंबर की हम बात करें तो विनिमय नियंत्रण तथा विनिमय दरों में स्थिरता। विनिमय नियंत्रण की विधियों को जो है स्वयं प्रयोग करके एवं सरकार को समय समय पर उचित सुझाव देकर रिजर्व बैंक ने देश को जो है संकट काल में विदेशी विनिमय उपलब्ध कराकर जो है राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा की है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के विभिन्न कदमों से जो है विनिमय दरों में भी स्थिरता बनी रहती है।
उसके बाद में सरकार का बैंकर, इसे जो है सरकार का बैंकर कहते हैं क्योंकि अगर सरकार को जो है आवश्यकता पड़ती है पैसों की जो है तो सरकार आरबीआई से जो है पैसा ले लेता है, ठीक है? तो सरकार के बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर जो है सरकार हेतु वित्त प्रबंध किया है। ये वित्त का जो है प्रबंध किया है सरकार हेतु और सरकार के लिए जो है प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय एवं सार्वजनिक ऋण की भी व्यवस्था की है। जो पर्त इसे प्रतिभूति पत्र कहते हैं, ठीक है? प्रतिभूति पत्र मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो अगर कोई यहाँ पे पत्र है, इस पे आरबीआई लिख दिया कि आपको जो है नोट पे जैसे लिखा रहता है कि आपको ₹10 देने का वचन देता हूँ, ऐसे कुछ लिखा रहता है, आप लोग नोट पे देख सकते हैं। तो वही होता है प्रतिभूति पत्र, ठीक है? इसको जो है क्रय-विक्रय और सार्वजनिक ऋण की भी व्यवस्था की है। रिज़र्व बैंक ने जो है राज्य सरकारों को भी जो है करोड़ों की मात्रा में ओवरड्राफ्ट दिए हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्थिक सलाहकार के रूप में, तो सरकार ने जो है आर्थिक सलाहकार के रूप में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं, उसमें जैसे हो गया मुद्रा कोष, आईएमएफ, विश्व बैंक हो गया जैसे, आदि में भारत का जो है प्रतिनिधित्व आरबीआई ने आर्थिक सलाहकार के रूप में किया है। उसके बाद में हम लोग जो है प्रश्न नंबर 32 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य बताइए। जो उपभोक्ता होते हैं उनके अधिकार क्या होते हैं और उनका उनका जो है कर्तव्य क्या होता है, इसके बारे में जो है हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है सुरक्षित सामग्री का अधिकार, आपको जो है सुरक्षित सामग्री का अधिकार है कि किसी भी उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह सुरक्षित सामग्री ही खरीदे, ठीक है? इसमें कई वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनमें उपयोग करने पर जो है खतरे की संभावना होती है, जैसे हो गया विद्युत के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि। इसे लेने से पहले जो है सुरक्षा की जाँच का पता कर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये एक उपभोक्ता का जो है अधिकार होता है। उसके बाद में अगर हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि उत्तम किस्म एवं गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का जो है अधिकार है, ठीक है? उत्तम किस्म यानी अच्छी प्रकार की रहे और गुणवत्ता रहे, वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार है। उत्तम किस्म व गुणवत्ता की वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार जो है उपभोक्ता को जो है स्वयं पता है। उसे यह सदैव ध्यान रहे कि अच्छे किस्म की ही वस्तु खरीदी जाए। यदि वह वस्तु जो है खराब हो जाए तो उसे लौटाने का उसे अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है? उसके बाद में थर्ड में दिया है कि अपनी शिकायतों पर सुनवाई का अधिकार, यानी उपभोक्ता उत्पादन अथवा विक्रय के संबंध में अपनी शिकायत जो है कर सकता है और उसके बाद अपने अपने बाद की सुनवाई कराने का भी अधिकार उसे होता है। उपभोक्ता के हितों पर जो है विचार करके उसे जो है उचित वस्तुएँ दी जाएँ। फोर्थ नंबर में दिया है कि वस्तु की उत्पादकता प्राप्त करने के बारे में जो है जानकारी का अधिकार। यानी किसी भी उत्पादन के विषय में यदि पूरी जानकारी उपभोक्ता ज्ञात करना चाहता है यानी पता करना चाहता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उत्पादन जिस भी विधि से जो है निर्मित वस्तु की गई है उसके बारे में जानकारी ले सकता है। उसके बाद में 5 नंबर में दिया है कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों की ओर गुणवत्ता वाली वस्तुओं के चयन का अधिकार। यानी उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वह भिन्न-भिन्न कीमत की वस्तुओं की तुलना करके उनके विषय में जो है जानकारी प्राप्त करके उचित मूल्य की वस्तु का जो है चयन करने का एक उपभोक्ता का अधिकार होता है। अच्छी गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए ही वस्तुओं का जो है चुनाव करें। इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। उसके बाद में 33 नंबर में दिया है कि विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो विकसित अर्थव्यवस्था जिसमें जो है विकास हो सका है जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और अगर विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये जो है सतत मतलब लगातार विकसित होने के जो है अग्रसर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है इस इन दोनों से जो है आप क्या समझते हैं? तो विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के विकास का एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमेशा सापेक्षिक
एवं तुलनात्मक संदर्भ में जो है प्रयुक्त होती हैं, क्योंकि इसकी किसी भी सीमा स्तर मानदंड का जो है निर्धारण करना कठिन होता है। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे हो गया जापान, यूएसए आदि देशों की जो है अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये विकसित अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद में जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें तो विकासशील अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर, ठीक है? विकास की ओर जो है अग्रसर अर्थव्यवस्था का सूचक है। सभी अर्थव्यवस्था इस श्रेणी में जो है आती है, परंतु इसका प्रयोग जो है वैसी अर्थव्यवस्था को सूचित करने के लिए होता है जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था से, ठीक है? जहाँ की अर्थव्यवस्था जो है पिछड़ी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था से उच्च विकास की ओर ये प्रयासरत है। जैसे हो गया भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था। तो ये जो है पिछड़ी अर्थव्यवस्था से जो है उच्च विकास की ओर जो है प्रयासरत है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था हो गया और चीन की अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है। जापान हो गया, यूएसए हो गया, ये सभी विकसित अर्थव्यवस्था है और विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत और चीन हो गया, ठीक है। 34 नंबर में दिया हुआ है कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सभी धातुओं में स्वर्ण की सबसे अच्छी धातु मानी जाती है। जो स्वर्ण होता है उसको सबसे अच्छी धातु मानी जाती है, क्योंकि यह अन्य धातुओं की अपेक्षा जो है अत्यधिक आकर्षक होता है, अत्यधिक मूल्यवान होता है तथा गुणवान धातु होती है। इसी प्रकार स्वर्ण काल का जो है अभिप्राय उस काल से होता है जो सभी कालों से अधिक गौरवपूर्ण और श्रेष्ठ और ऐश्वर्यवान हो, ठीक है। लेखक श्री बी.एन. लूनिया के अनुसार अगर बात करें तो स्वर्ण काल उस काल को कहते हैं जो स्वर्ण की तरह क्रांतिमय, गुणमय, सौंदर्यमय, मूल्यवान, धन समृद्ध तथा दृढ़ शक्तिपूर्ण हो। स्वर्ण काल में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां सर्वोच्च रहती है। ललित कलाओं और साहित्य के विभिन्न अंगों का और सांस्कृतिक जीवन का जो है चरम विकास होता है। तो गुप्त काल में सामाजिक सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक तथा कला आदि का जो है प्रत्येक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति देखने को मिलती है, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। 35 में दिया है कि सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। जो सूफी मत होते हैं इनके क्या क्या सिद्धांत है इसको बताना है। तो ईश्वर की एकता में विश्वास, इनका मत है कि जो है ईश्वर की एकता में विश्वास करना चाहिए, कि सूफी संत ईश्वर की एक रूपता में जो है विश्वास रखते हैं। वह ईश्वर में लीन हो जाने हेतु आतुर रहते हैं। वह आत्मा एवं परमात्मा का जो है प्रेम संबंध स्थापित करने, आत्मा को परमात्मा में लीन होने हो जाने के विषय में जो है कहते हैं। जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रियतमा से जो है मिलने के लिए आतुर रहता है, उसी प्रकार से सूफी भी जो है ईश्वर से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो सांसारिक जीवन का जो है त्याग, यानी सूफी सांसारिक जीवन का त्याग करने में जो है विश्वास करते हैं और ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते हैं। 3 नंबर की बात करें इनके मत के सिद्धांत के अनुसार तो शांति एवं अहिंसा में विश्वास। सूफी संत जो है शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को जो है स्वीकार करते हैं और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर ही किया है। उनमें कुछ हिंदू सन्यासियों के समान उपासना करना और शरीर को अन्य प्रकार से कष्ट देना समझते थे। उसके बाद में हम 4 की बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता की भावना, यानी सूफी संतों में धार्मिक कट्टरता के दर्शन नहीं होते हैं। उनका दृष्टिकोण उदार था और वह समस्त धर्मों को जो है समान समझते हैं। उन्होंने किसी भी धर्म की आलोचना नहीं की है। सूफी संतों ने इस्लामिक कट्टरता को जो है कम करके हिंदुओं तथा मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने का जो है प्रयास किया है। उसके बाद में है मानव के प्रति जो है प्रेम की भावना, यानी सूफियों को जो है मानव के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में अगाध श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मानव मात्र में प्रेम में ईश्वरीय तत्व का जो है दर्शन करता है। उसके बाद में इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार, सूफियों ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने हेतु जनसाधारण की भाषा में जो है उपदेश देने शुरू किए। जनसाधारण की भाषा का मतलब ये होता है कि जिस समाज में जिस भाषा के जैसे वहाँ पे हिंदी भाषा में लोग बोलते हैं, तो ये आपका हो गया जनसाधारण की भाषा, यानी जो उनको समझ में आए उसी भाषा में जो है
ये सूफी लोग उपदेश देना शुरू कर दिए। यद्यपि उन्होंने अपने को इस्लाम धर्म से अलग करने का बहाना किया, किंतु वास्तविकता यह थी कि उन्होंने शांति और अहिंसा के तरीके से हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयास किया था। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस्लाम जो सूफी होते हैं, इनका जो है क्या-क्या सिद्धांत होता है उसके बारे में। उसके बाद में 36 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि कालिदास कौन थे? इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। तो इनके द्वारा कालिदास की अगर बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के जो है नवरत्न में से एक कवि थे और इनकी रचनाएँ जो हैं अलग-अलग प्रकार से हैं। जैसे हो गया कुमार संभवन हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतला हो गया, विक्रमावर्ष्य हो गया, तो ये सभी जो है इनकी रचनाएँ हैं। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, यहाँ पे हम लोग 36 नंबर की बात करते हैं कालिदास के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इनके दरबार के ये नवरत्न संरक्षण पाते थे। इन नवरत्नों में कालिदास सर्वाधिक विद्वान थे। कालिदास जो थे, ये सर्वाधिक जो है विद्वान थे। कालिदास के लिखे हुए 7 ग्रंथ माने जाते हैं। कौन-कौन से ग्रंथ हैं? जैसे हो गया कुमार संभवन हो गया और रघुवंश हो गया, ये महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम ये नाटक है इनका और रघुवंश जो है महाकाव्य है। मेघदूत तथा ऋतुसंहार ये गीत काव्य है। उसके बाद में इनके अलावा जो है अन्य कई ग्रंथ भी कालिदास के द्वारा लिखे हुए बताए जाते हैं, किंतु उनके विषय में जो है निश्चयपूर्ण कोई मतलब फिक्स निश्चयपूर्ण कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे हो गया रामायण, महाभारत में महाकाव्यों की जिस काव्य परंपरा की शुरुआत हो चुकी थी, कालिदास की लेखनी ने उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। रघुवंश में रघु की दिग्विजय का वर्णन जो है किया गया है। किसकी? रघु की दिग्विजयों का वर्णन किया गया है और इस नाटक के द्वारा कालिदास ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का जो है आदर्श हमारे सामने रखा है और साथ ही साथ आदर्श राजा के लक्ष्मण भी बताए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि रघु की विजयों द्वारा कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर संकेत किया था। कुमार संभोवन के बारे में देखें तो कुमार संभोवन में कार्तिकेय के जन्म की गाथा का वर्णन है और संपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो ये जो है श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। अब ज्ञान शकुंतला की अगर हम बात करें तो मैं दुष्यंत और शकुंतला की अमर प्रेम कहानी का वर्णन इसमें आप सभी लोगों को मिलेगा। अभिज्ञान शकुंतला में इसको लिखकर कालिदास ने प्राचीन आर्यों के सरल सरल, साहसी और सभ्य जीवन के आदर्शों को जो है अमर कर दिया और भारतीयों को अपने उस पूर्वज भारत की याद दिलाई जो बचपन के खेलों में शेर के दांत गिना करते थे। इस नाटक में जो है करुणा और माधुर्य कूट-कूट कर भरा हुआ है। विश्व के सभी विद्वानों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। केवल इसी को जो है लिखकर कालिदास अमर हो सकते थे। मेघदूत की अगर बात करें तो मेघदूत जो है एक अनुपम गीत काव्य है और एक निर्वाचित यक्ष अपनी प्रेयसी के पास अपनी जीवित रहने का संदेश भेज रहा है। उसकी एक-एक पंक्ति माधुर्य एवं पद ललित्य से ओतप्रोत है। वैसे तो कालिदास के सभी ग्रंथ उच्च कोटि के हैं, लेकिन विशाख दत्त भी जो है एक संभवतः इसी युग में हुए हैं। उन्होंने मुद्रा राक्षस, ठीक है? तो जो यहाँ पे विशाख दत्त हैं, इन्होंने मुद्राराचल लिखा है और ये नाटक है। नामक नाटक की जो है रचना की है। चाणक्य ने जिस तरह नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर प्रतिस्थापित किया था, वो उसका इस नाटक में जो है सुंदर चित्रण किया गया है। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त नामक एक अन्य नाटक लिखा है, ठीक है? देवी देवी चंद्रगुप्त नामक एक अन्य नाटक भी लिखे हैं विशाख दत्त और जिसके कुछ उद्धरण मिलते हैं, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की कहानी बताई है, ठीक है? उसके बाद में 37 नंबर में दिया है कि मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हुई? जो सांकेतिक मुद्रा ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा चलाया गया, ठीक है? ये असफल क्यों हुई इसके बारे में जो है बताना है। तो यहाँ पे बरनी के कथानुसार बरनी क्या बताते हैं अपने कथानों में कि सुल्तान मोहम्मद की यह योजना राज्य के लिए जो है बहुत नुकसानदायक दायक सिद्ध हुई
सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण हिंदुओं के घर जो है टकसाल के रूप में बदल गए थे और प्रांतों के निवासियों ने लाखों एवं करोड़ों तांबे के सिक्के बना डाले थे और उन्हीं के राजस्व अदा किया और घोड़े, अस्त्र-वस्त्र तथा समस्त प्रकार की सुंदर वस्तुएं क्रय की। अब यहाँ पे मतलब ये है कि जो है ये टकसाल के रूप में जो है बदल गए थे, जो सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के कारण जो हिंदुओं के घर थे ये टकसाल के रूप में बदल गए थे। क्योंकि जो यहाँ पे टकसाल चलाया गया था वो मुद्रा जो है सभी लोगों के पास उपलब्ध था। तो प्रांतों के निवासियों ने जो है लाखों करोड़ों तांबे के सिक्के बना डाले, ठीक है? और उन्हीं से जो है राजस्व जो टैक्स होता था उसको अदा किए और घोड़े, अस्त्र और शस्त्र और समस्त प्रकार की सुंदर वस्तुएं क्रय की। एडवर्ड टॉमस के अनुसार इसका कारण यह था कि सुल्तान की टकसाल में काम करने वाले अधिकारियों ने बिल्कुल उन्हीं उपकरणों की कार्य किया जिनसे साधारण कारीगर करते थे और उन्होंने सिक्कों को बनाने हैं तो एक ऐसी धातु का प्रयोग किया जो सभी जगह जो है सरलता से प्राप्त हो सकती थी, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं इसीलिए जो है ये असफल रहे। जो टकसाल मुद्रा ये मोहम्मद तुगलक ने बनाया, ये इसीलिए जो है असफल रहे क्योंकि सभी जगह पर वो आसानी से उपलब्ध थे। उसके बाद में प्रोफेसर हबीबी के अनुसार अगर देखें तो सुल्तान का सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है इसीलिए सफल नहीं रहा क्योंकि जनता ने सुल्तान को सहयोग नहीं दिया और उन्होंने ना केवल नकली सिक्के बनाए, ठीक है? नकली सिक्के बनाए बल्कि चांदी के सिक्के जमा किए और प्रत्येक वस्तु को खरीदने हेतु प्रतीक मुद्रा देना चाहा। इससे चांदी के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गए और प्रोफेसर हबीब के अनुसार अगर देखें तो सांकेतिक मुद्रा का विदेशी व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा और विदेशी व्यापारियों ने भारत में अपना माल लाना बंद कर दिया। इस परियोजना से शाही खजाने एवं व्यवस्था को भी हानि हुई, हानि पहुंची। इससे शांति को जो है भंग किया और सुल्तान ने तांबे के सिक्के के बदले सोने और चांदी के सिक्के देकर शाही खजाने को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया था। उसके बाद में यहाँ पे 38 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि जलप्रपात क्या होता है? स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग जो है इस क्वेश्चन में जलप्रपात के बारे में देखेंगे कि जलप्रपात होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो जलप्रपात जो है पहाड़ों में होता है या भूमिगत जल का बहाव होता है, ठीक है? ये भूमिगत जल का बहाव होता है जिनको झरना भी कहा जाता है और चट्टानों के नीचे दबा हुआ पानी पहाड़ों के छिद्रों से निकल कर बहने लगता है तो यह नीचे धार के द्वारा जो है गिरता है और वह बहकर समतल तथा घाटियों में जाकर मानव और पशुओं के पीने अथवा सिंचाई के काम में जो है आता है। जलप्रपात अनेक कारकों से जो है प्रभावित होती हैं और इस प्रकार ढाल की तीव्रता, शैल सामग्री में जल की मात्रा, चट्टानों के संगठन और जलवायु आदि कारकों पर जो है निर्भर करता है, जो जल की मात्रा होती है, ठीक है? अब इसमें यहाँ पे दिया है CFS शार्प ने इनको जो है 4 वर्गों में विभाजित किया है, जो जलप्रपात होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट की अगर बात करें तो मंद गति वाला जलप्रपात और त्वरित गति वाला जलप्रपात, अति त्वरित गति वाला जलप्रपात और अवतलन, ठीक है? तो यहाँ पे जो है 4 प्रकार के शार्पने ने वर्गीकृत किया है। उसके बाद में 39 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है कि भूमिगत जल का क्या महत्व है? जो भूमिगत जल होते हैं इसका महत्व क्या होता है, ठीक है? तो भूमिगत जल उस जल को कहते हैं जो धरती के जो है नीचे होता है, अतः जिस पानी को जो है जमीन सोख लेता है, वह पानी जमीन के नीचे चला जाता है, उसी को जो है हम लोग भूमिगत जल के रूप में जानते हैं। जल का कुल अनुमानित भंडार अगर देखें तो 432 घन किलोमीटर 432 घन किलोमीटर है और इस जल का उपयोग कुओं में, नलकूपों में, नलकूप के द्वारा जो है निकाल कर सिंचाई के रूप में और पानी के लिए किया जाता है, यानी पीने के लिए किया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद में 40 नंबर में दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन-कौन सी योजनाएँ लागू की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कौन-कौन सी योजनाएँ लागू की थी? इस क्वेश्चन में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सन 1325 से लेकर 1351 तक जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक 1925 में दिल्ली का जो है सुल्तान बना और उसने 26 वर्ष तक जो है शासन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने।
साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए जो है अलग-अलग योजनाएँ जो है चलाए थे उसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है कि दोआब में कर वृद्धि। तुगलक ने गंगा एवं यमुना के मध्य की भूमि जिसे दोयाब कहते हैं। जैसे ये गंगा हो गया, गंगा और यमुना के मध्य की जो भूमि होती है उसी को दोआब कहते हैं, ठीक है? 2 नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। वहाँ भूमि कर में वृद्धि कर दी, ठीक है? जो भूमि कर में टैक्स लगता था उसमें जो है वृद्धि कर दी और कई अन्य कर भी जो है लगा दिए थे। राजधानी में परिवर्तन, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी में भी जो है बदलाव किया था और तांबे की मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी तांबे की मुद्रा को जो है चलाया था। इसके तांबे की मुद्रा को चलाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है 40 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में किए हैं, यानी 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट अभी तक, ये जो राजन सीरीज है। तो उसके बाद में अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। सभी क्लास का पीडीएफ वहीं पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके बाद का जो है क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।